ऑडियो 4 विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सन 1876 में एक वृद्ध डॉक्टर ब्राउन सेक्वार्ड ने घोषणा की कि उसने कुत्ते का वृषण रस अपने शरीर में पहुंचाकर पुनः यौवन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। 72 वर्षीय इस डॉक्टर की ओर अनेक चिकित्सा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उनकी घोषणा को सच पाया। लेकिन यह सफलता स्थिर न रह सकी। वे कुछ ही दिन बाद पुनः पुरानी स्थिति में आ गए। इंग्लैंड के डॉक्टर मुरे ने थायरॉक्सिन का प्रयोग एक थायराइड विकार ग्रस्त रोगिणी पर किया। दवा का असर बहुत थोड़े समय तक रहता था। कुछ वर्ष जीवित रखने के लिए एक एक करके 870 भेड़ों की ग्रंथियां निचोड़कर उसे आए दिन लगानी पड़ती थी। इस पर धक्का मुक्की करके ही उसकी गाड़ी कुछ दिन और आगे धकेली जा सकी। शरीर शास्त्रियों ने इस अद्भुत जीवन दायिनी तत्व को ढूंढने का प्रयत्न किया तो उनकी पकड़ में अंतःस्त्राव ग्रंथियां आ गईं। इनमें कुछ प्रधान हैं, कई उप प्रधान हैं। इनमें तनिक तनिक से रस स्त्रावित होते रहते हैं और वे रेंग कर रक्त में जा मिलते हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। इनके भी कई भेद उपभेद ढूंढे गए हैं। इतना सब होते हुए भी आश्चर्य का विषय है कि इनमें आखिर ऐसा क्या जादू है जो शरीर की सामान्य व्यवस्था में इतनी भयानक उलट पुलट वे करके रख देते हैं। स्वास्थ्य के साधारण नियमोपनियम एक ओर, इनकी मनमानी एक ओर, तथा इस रस्साकशी में सामान्य व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और इन हार्मोनों की मनमानी जीतती है। इन स्त्रावों का रासायनिक विश्लेषण करने पर वे सामान्य स्तर के ही सिद्ध होते हैं। उनमें कुछ ऐसी अनहोनी मिश्रित नहीं दिखती जिससे ऐसे उथल पुथल भरे परिणाम होने चाहिए, पर चाहिए को ताक पर रखकर जब होता है, सामने आता है, तो बुद्धि चकरा जाती है और इस अंधाधुंधी में हाथ पर हाथ डालकर बैठना पड़ता है। जहां तक खोज का विषय है, उन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का, उनसे प्रवाहित होने वाले रसों का स्वरूप समझ लिया गया है और उनका रासायनिक विश्लेषण कर लिया गया है, पर उनकी असाधारण महत्ता और असाधारण हरकत का कुछ कारण नहीं जाना जा सका। इतना ही नहीं, उनके नियंत्रण का भी कोई उपाय हाथ नहीं लगा है। यह मोटा और भोंडा तरीका है कि उसी स्तर के रसायन बाहर से पहुंचाकर उन स्त्रावों की कमी वेशी के परिणामों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इतना ही बन पड़ा है, सो किया भी गया है। अन्य जीवों से प्राप्त करके अथवा रासायनिक पद्धति से विनिर्मित करके उन रसों को व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर यह प्रयत्न किया जाता है कि विकृतियों पर नियंत्रण किया जाए। उसका लाभ होता तो है, पर रहता क्षणिक ही है। भीतर का उपार्जन बंद हो जाए तो बाहर से पहुंचाई मदद कब तक काम देगी। इसी प्रकार जमीन फोड़कर स्रोत निकल रहा हो तो उसे एक जगह से बंद करने पर दूसरे छेद से फूटेगा। यह तो तात्कालिक या क्षणिक उपचार हुआ। बात तो तब बनती है जब उत्पादन के केंद्र स्वतः ही अपने स्त्रावों को घटा या बढ़ा लें। उपचार का उद्देश्य तो तभी पूरा हो सकता है, पर यह स्थिति हाथ नहीं आ रही है। शरीर शास्त्रियों के सारे प्रयत्न अब तक निष्फल ही रहे हैं और आगे भी इनकी अद्भुत संरचना और कार्य पद्धति को देखते हुए कुछ अधिक आशा नहीं बंधती। ओछी भावनाएं अंतरात्मा में जमी हो और छोटा बनाने वालों पर बड़प्पन के संस्कार जम जाएं, तो शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क को भी बड़ा बनाने वाले हार्मोन उत्पन्न होंगे। इंद्रिय भोगों में आसक्त अंतः भूमिका अपनी तृप्ति के लिए कामोत्तेजक अंतःस्त्रावों की मात्रा बढ़ाती है। विवेक जागृत हो और विषय भोगों की निरर्थकता एवं उनकी हानियों को गहराई से समझ लिया जाए तो इन हार्मोनों का प्रवाह सहज ही कुंठित हो जाता है। इसी प्रकार वियोग, विश्वासघात, अपमान जैसे आघात अंतःकरण की गहराई तक चोट पहुंचा दें तो युवावस्था में भी भले चंगे हार्मोन स्रोत सूख सकते हैं। इसके विपरीत यदि रसिकता की लहरें लहराती रहें तो वृद्धावस्था में भी वे यथावत गतिशील रह सकते हैं। जन्मांतरों की रसानुभूति बाल्यावस्था में भी प्रबल होकर उस स्तर की उत्तेजना समय से पूर्व ही उत्पन्न कर सकती है। काम क्रीड़ा शरीर द्वारा होती है, कामेच्छा मन में उत्पन्न होती है, पर इन हार्मोनों की जटिल प्रक्रिया न शरीर से प्रभावित होती है और न मन से। उसका सीधा संबंध मनुष्य की अंतः चेतना से है। इसे आत्मिक स्तर कह सकते हैं। जीवात्मा में जमे काम बीज जिस स्तर के होते हैं, तदनुरूप शरीर और मन का ढांचा ढलता और बनता बिगड़ता है। हार्मोनों को भी प्रेरणा उत्तेजना वहीं से मिलती है।
धान के दाने के बराबर धूसर रंग की इस छोटी सी ग्रंथि में आश्चर्य ही आश्चर्य भरे पड़े हैं। जिन चूहों में दूसरे चूहों की पीनियल ग्रंथि का रस भरा गया, वे साधारण समय की अपेक्षा आधे दिनों में ही यौन रूप में विकसित हो गए और जल्दी बच्चे पैदा करने लगे। समय से पूर्व उनके अन्य अंग भी विकसित हो गए, पर इस विकास में जल्दी भर रही मजबूती नहीं आई। काम दहन की शिवजी की कथा की इन हार्मोन से संगति अवश्य बैठती है, पर अंतःकरण का रुझान जिस स्तर का होगा, शरीर और मन को ढालने के लिए हार्मोनों का प्रवाह उसी दिशा में बहने लगेगा। हार्मोन ग्रंथियों के चमत्कार। इन ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ने इनका निर्माण उद्देश्य पूर्ण प्रयोजन से किया है तथा ये उसी परंपरा को कुशलता पूर्वक निभा भी रही हैं। छोटी सी आकार के गेहूं के दाने के बराबर वाली इन ग्रंथियों का अपना निजी स्वार्थ लाभ क्या हो सकता है? वस्तुतः ये प्रकृति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सामर्थ्य भर योगदान देने के उद्देश्य से ही सक्रिय रहती दिखाई देती हैं। इन ग्रंथियों की हलचल शरीर संस्थान में उनकी भूमिका पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। अवयवों की प्रत्यक्ष हलचलें ही शरीर विज्ञान की शोध का विषय रही हैं। अब तक जो शोधें हुई हैं उनमें यह प्रत्यक्ष ही मूलभूत आधार है। इसलिए समझा जाता है कि पंच तत्वों से बना हुआ यह काया मात्र ही शरीर है, लेकिन शरीरगत अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिन पर रहस्य का पर्दा ही पड़ा हुआ है। स्थूल शरीर पर सूक्ष्म सत्ता का नियंत्रण हमें इन्हीं हलचलों के पीछे झांकता हुआ दिखता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम प्रक्रिया, भ्रूणावस्था में जीव का आत्यांतिक उग्र विकास क्रम, जीव कोशों की अद्भुत क्षमता, अचेतन मन की रहस्यमय गतिविधियां, भाव संवेदना से उत्पन्न अदम्य प्रेरणा, अतीन्द्रिय अनुभूतियां, जीवाणुओं की स्वसंचालित जीवन पद्धति, प्रभावशाली तेजो वलय जैसे अनेकानेक संदर्भ ऐसे हैं जिनका शरीर की सामान्य संरचना के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। रासायनिक पदार्थों के अपने गुण धर्म होते हैं, सम्मिश्रण से उनमें भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, किंतु ऐसे रहस्य उत्पन्न नहीं होते जैसे कि अनबूझ पहेलियों के रूप में सामने आते रहते हैं। इनके भौतिक समाधान अभी तक नहीं मिले हैं और न भविष्य में मिलने की संभावना है। इनके कारण हमें सूक्ष्म शरीर में ही खोजने होंगे। अन्नमय कोश का वर्णन अपेक्षाकृत सूक्ष्म संस्थानों के अंतर्गत आता है। इसमें रासायनिक हलचलों की उत्पन्न क्रिया प्रक्रिया स्थूल शरीर के क्षेत्र में आती है। शरीर शास्त्रियों की खोजबीन यहीं तक सीमित है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए जो क्रियाकलाप चलते हैं उन्हें भौतिक क्षेत्र की मर्यादा माना गया है। ऐसे अद्भुत रहस्य जिनका तालमेल रासायनिक हलचलों से नहीं बैठता, उन्हें सूक्ष्म शरीर की शक्तिमत्ता का प्रभाव कहा जा सकता है। यह क्षेत्र अत्यंत सुविस्तृत है। उसका थोड़ा सा परिचय जिन प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर प्राप्त हो सकता है उनमें अंतःस्त्रावी हार्मोन ग्रंथियों की भी गणना की जा सकती है। उनसे निकलने वाले राई रत्ती स्त्राव शरीर में कितनी अद्भुत गतिविधियां संपन्न करते हैं, उन्हें देखकर चकित रह जाना पड़ता है। शरीर विज्ञान की अंतरंग शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय, अमाशय, आंख, कान, त्वचा आदि तो यंत्र हैं। इन यंत्रों के संचालक सूक्ष्म अवयव अन्य ही होते हैं और उन संचालक तत्वों या अवयवों के स्वरूप पर ही हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता है। इन सूक्ष्म अवयवों में हार्मोनों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता निष्क्रियता का हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों पर भारी प्रभाव पड़ता है। शरीर की आकृति कैसी भी हो, उसकी प्रकृति का निर्माण तो मुख्यतः इन हार्मोन रसों से ही प्रभावित होता है। यद्यपि आकृति पर भी इन जीवन रस स्रावों का प्रभाव पड़ता ही है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि विशेष मन स्थिति के कारण किन्हीं युवतियों का रूप लावण्य तब तक बना रहा जिस आयु में सामान्य रूप से शरीर पर वृद्धता के चिन्ह उभर आते हैं। उनके बने रहने का रहस्य सूत्र भी निश्चय ही इन हार्मोन स्त्रावों में छिपा हुआ माना जाता है। यद्यपि औषधि विद्या और शल्य प्रक्रिया की पहुंच अभी वहां तक नहीं हो पाई है, पर उनके स्वरूप की कुछ कुछ जानकारी तो आधुनिक शरीर शास्त्र को हो ही गई है।
हार्मोन स्रावों के विशेष अनुसंधानकर्ता डॉक्टर क्रुकशेक ने इन स्रावों की आधार ग्रंथियों को जादुई ग्रंथियां कहा है और बताया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए इन स्रावों के संतुलन और क्रियाकलाप का परीक्षण करके ही यह जाना जा सकता है कि उसका स्तर एवं व्यक्तित्व सचमुच क्या है। हार्मोन वे रासायनिक तत्व या रहस्यमय जीवन रस हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, बहिर्स्रावी ग्रंथियां या प्रणाली युक्त ग्रंथियां, डक्ट या एम्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा, अंतःस्रावी या प्रणाली विहीन ग्रंथियां, इंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड्स। पहला, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से प्रत्येक के साथ एक नलिका मिली होती है। नलिका द्वारा ग्रंथियों का रस स्राव शरीर के रक्त प्रवाह में न मिलकर शरीर की ऊपरी सतह पर चला जाता है। इन रसों के द्वारा शरीर की अनेक जरूरतें पूरी की जाती हैं। प्रमुख बहिर्स्रावी ग्रंथियां तीन हैं। पहला, अश्रु ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स। दूसरा, प्रस्वेद ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स। तीसरा, लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड्स। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन दिनों क्रोमोसोम्स तथा वंशानुक्रम की चर्चाएं बहुत व्यापक रूप से उठा करती हैं। इन प्रक्रियाओं के मूल में अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कुछ विशिष्ट हार्मोन्स ही हैं। अब तक की शोधों के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के 8 केंद्र माने जाते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों में अवस्थित हैं। जैसे सिर में पहला पिनियल बॉडी, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। गले में तीसरा पैराथायरॉइड और चौथा थायराइड ग्लैंड होते हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग में पांचवा थाइमस ग्लैंड स्थित है। उदर प्रदेश में छठवां एड्रिनल ग्लैंड्स और सातवां पैनक्रियास ग्रंथियां हैं। पेड़ू क्षेत्र में आठवां गोनेड्स ग्रंथियों का स्थान है। इन ग्रंथियों की अद्भुत क्षमता के संबंध में अभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है। उनके बारे में सांकेतिक जानकारी ही प्राप्त हो सकती है। फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यदि इनके प्रभाव को जाना और नियंत्रित किया जा सके तो मनुष्य अपने अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए गोनाड्स ग्रंथियों को ही लिया जाए। ये काम वासना संबंधी ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम प्रजनन ग्रंथियां भी कह सकते हैं। पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां शुक्र ग्रंथियां या वृषण तथा स्त्रियों की प्रजनन ग्रंथियां डिंब ग्रंथियां या अंडाशय कहलाती हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन की उत्पादिका वृषण ग्रंथि नर में होती है। उसी से उसका पुरुषत्व जगता है। पुरुष आकृति में नारी से भिन्न करने वाले दाढ़ी मूंछ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नारी में डिंब ग्रंथियां गर्भाशय के दोनों छोरों पर होती हैं। इन स्त्री गोनैड्स से अनेक स्राव निकलते हैं, जिनमें मुख्य हैं 2। पहला एस्ट्रोजेंस, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। शारीरिक विकास की दृष्टि से ये स्राव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। स्त्रियोचित कोमलता तथा गर्भधारण की क्षमता इन्हीं स्रावों से संबंधित है। लिंग परिवर्तन की जो घटनाएं घटित होती रहती हैं वह इसी ग्रंथि के स्रावों की उल्टी पुल्टी के परिणाम स्वरूप होती हैं। गोनैड्स जनन ग्रंथियां जननेंद्रिय हलचलों की क्षमता को तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करती हैं। पुरुष यौवन और नारी यौवन का विशेषतया प्रजनन संबंधी यौवन का इसी ग्रंथि से संबंध रहता है। वृद्धावस्था में आमतौर से शरीर बहुत शिथिल हो जाता है और इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। फिर भी कई बार यह आश्चर्य देखा गया है कि शताधिक आयु वाले व्यक्ति भी नव युवकों की तरह प्रजनन क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करते रहते हैं। यह गोनैड्स ग्रंथियों के सशक्त बने रहने और समुचित यौन हार्मोन्स स्रावित होते रहने का ही परिणाम है। मनःशास्त्री एडलर ने काम प्रवृत्ति की शोध करते हुए पाया कि बाहर से अतीव सुंदर, आकर्षक और कमनीय दिखाई देने वाली अनेक महिलाएं काम शक्ति से सर्वथा रहित हैं। उनमें न तो रमणीय प्रवृत्ति थी, न नारी सुलभ उमंग। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि यौन हार्मोन्स के स्रोत ही इन विशेषताओं के आधार हैं। एडलर ने अपनी खोज के दौरान देखा कि कितने ही युवकों की शारीरिक स्थिति सामान्य थी। ऊपर से उनमें मर्दानगी भरी ही दिखाई देती थी, पर थे वे वस्तुतः नपुंसक। न तो उनके मन में काम उमंग थी, न जननेंद्रिय में उत्तेजना। कारण तलाश करने पर उनमें सेक्स हार्मोनों का अभाव पाया गया। इसके विपरीत उन्हें ऐसे नर नारी भी मिले जो अल्प वयस्क अथवा वयोवृद्ध होते हुए भी
काम पीड़ित रहते थे। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों और उनसे उत्पन्न हार्मोनों के आश्चर्यजनक प्रभाव के ढेरों प्रमाण अध्ययनकर्ताओं को मिले हैं। बीथोवेन जैसे बहरे का प्रखर संगीतज्ञ बनना, डिसास्थनिज जैसे हकलाने वाले का धुरंधर वक्ता हो सकना, डेनियल बॉर्न जैसे मंद दृष्टि का सुंदर दृश्यों का अंकन करने वाला कुशल चित्रकार बन पाना इन्हीं हार्मोनों के स्राव मात्रा पर निर्भर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉरिलेशंस विथ द डक्टलेस ग्लैंड्स नामक ग्रंथ में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की चर्चा आंतरिक ग्रहों के रूप में की गई है। जिस प्रकार सौरमंडल के विविध ग्रह परस्पर संतुलन स्थिति बनाए हैं, वैसे ही ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां शारीरिक मानसिक संतुलन साधे रहती हैं। इस तुलना क्रम में सूर्य की पिनियल बॉडी से, चंद्र की पिट्यूटरी से, मंगल की पैराथायरॉइड से, बुध की थायराइड से, बृहस्पति की एड्रिनल से तथा शुक्र की थाइमस से तुलना की गई है। ऑकल्ट एनाटॉमी के लेखक ने इन ग्रंथियों का उल्लेख इथर सेंटर्स के रूप में किया है तथा उनके उद्दीपन की अंतर्ग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। प्रतीत होता है कि अविज्ञात चेतना केंद्रों से इन ग्रंथियों के माध्यम से मनुष्य को कुछ असाधारण अनुदान मिलता रहता है। उपरोक्त कथनानुसार अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का संबंध ब्राह्मण चेतना से, सूक्ष्म जगत से बनता है। वे विश्व शक्तियों के साथ आदान प्रदान का काम करती है। शरीर शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव काय कलेवर के अंतर्गत शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हुआ कि यह ग्रंथियां भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की विविध विधि क्षमताएं उभारने में असाधारण रूप से होता है। यद्यपि इन ग्रंथियों को नियंत्रण से बाहर माना जाता है और समझा जाता है कि इनकी प्रकृति एवं क्रिया पद्धति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है, किंतु ऐसा है नहीं। साधना विज्ञान का गहन अध्ययन किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि भारतीय मनीषियों द्वारा साधना तप आत्मिक विकास के लिए अपनाए जाने वाले विविध उपचार इन ग्रंथियों की स्थिति बदलने में पूर्णतया सफल और सक्षम रहे हैं। सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाले साधनात्मक प्रयत्नों से इन ग्रंथियों की स्थिति बदली जा सकती है और अनावश्यक हार्मोनों का उत्पादन घटाकर जो उपयोगी है उन्हें बढ़ाया जा सकता है। जो भी हो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की स्वनियोजित कार्यप्रणाली इस बात का प्रतीक तो है ही कि वे एक